Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 49 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. So the first question is, which among of the following is slash are correct? The Juvenile Justice Act 2015 replaced the Juvenile Justice Act 2000 to comprehensively address children in conflict with law and children in need of care and protection. Second statement is included special provisions to tackle child offenders committing heinous offense in the age group of 14 to 18 years. आपके ऑप्शंस हैं A only, B only, both or none. So you have to choose a correct statement. Okay. So let's see what is the answer. So answer here is A only, which means your first statement is correct and second statement is wrong because here it is not 14 to 18, it is 16 to 18. So basically आपका ये द हिंदू में आर्टिकल आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न दिखाया था कि जो पैंडमिक के पीरियड में जो बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं तो कैसे इलीगल अडॉप्शन को रोकने के लिए उनका इलीगल जो अडॉप्शन हो रहा है ओके सो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप्स उठाएगी तो यहाँ पे ये देखा गया था. तो फिर इस तरीके के आपके एक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बॉडीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो आपका जो जुवेनाइल अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये जो 2015 वाला एक्ट था इसने ऑब्वियसली आपका 2000 वाला एक्ट को रिप्लेस किया है क्योंकि 2000 वाले एक्ट में कुछ आपके फ्लॉज थे, कुछ लूपहोल्स थे. सो उनको सही करते हुए 2015 वाला एक्ट लाया गया और यहाँ पे जो आपके स्पेशल प्रोविज़न रखे गए हैं चाइल्ड ऑफेंडर्स के लिए हीनियस क्राइम में, याद रखिएगा हीनियस क्राइम में. और यहाँ पे जो उनका एज ग्रुप है वो आपका 16 to 18 रखा गया है. इसमें जो आपका नॉमेनक्लेचर है वो भी चेंज कर दिया गया है, लाइक आपका जो जुवेनाइल से चाइल्ड कर दिया गया था. ओके और यहाँ पे काफ़ी क्लियर डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है, लाइक ऑर्फन की, अबेंडन की, सरेंडर चिल्ड्रन की. ठीक, यहाँ पे आपका जो चाइल्ड ऑफेंडर्स की एज लिमिट भी देखने को मिल रही है 16 से 18 एज में होंगे. जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहा गया है कि एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में और उसमें एटलीस्ट 1 विमेन मेंबर होनी चाहिए. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे पहले हमने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशंस में. सो यहाँ पे हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एग्रोस्टेमा क्वारंटीना विच वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन वेगामोन हिल्स इन केरला इज अ, क्या है ये? स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड इन्वेजिव वाइल्ड स्पीशीज, नन ऑफ दी अबव. सो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, विच मीन्स आपका ये एक प्लांट की स्पीशीज़ है. बेसिकली ये कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये रिसेंटली आपके केरला में स्पॉट किए गए हैं. सो इसलिए फिर आपका न्यूज़ का पार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्वाड प्लस? ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इसराइल, ऑल ऑफ द अबव. सो कौन इसमें से क्वाड प्लस का पार्ट है आपको बताना है. इंटरनेशनल रिलेशन का जो सेशंस चल रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपका क्वाड प्लस डिस्कस हो चुका है. आपने अगर मिस कर दिया हो तो आप फिर से उसको चेक कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में जाके. पहले दूसरे तीसरे सेशन में आई गेस ये डिस्कस हो चुका था कि क्वाड प्लस क्यों बना था और इसके मेंबर्स कौन है. सो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, विच मीन्स ये सब उसके मेंबर हैं. सो ब्राज़ील, साउथ कोरिया, इसराइल ये तो हैं ही, इसके साथ साथ आपके वियतनाम हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये भी आपके क्वाड प्लस के मेंबर्स हैं. बनाया क्यों गया था? बनाया इसलिए गया था क्योंकि आपका जो ये पैंडेमिक के पीरियड में किस तरीके से जो कोऑर्डिनेट करेंगे जो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ओके किस तरीके से रिस्पॉन्स होगा इनका पैंडेमिक की तरफ को. सो उसको डिस्कस करने के लिए आपका ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे व्हेनेवर दे प्रोक्योर पर्टिकुलर क्रॉप. Second is mandated by the Commission for Agriculture cost and price. And your options are A only, B only, both हैं. आपको करेक्ट बताना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो आपने ये द हिंदू में बिल्कुल फ्रंट पेज पे आपने ये आर्टिकल देखा होगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो सेंटर है उसने हाइक अनाउंस किए हैं आपके एमएसपी को, बड़ी भी एमएसपी अनाउंस किए हैं आपके पैडी पल्सेस एंड ऑयल शीट्स में. सो फिर हमारे लिए एमएसपी इंपॉर्टेंट हो जाता है. वैसे भी जब ये आपका फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तब से आपके एमएसपी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ का पार्ट है. सो पहला स्टेटमेंट कि एमएसपी इज़ अ प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसीज पे व्हेनेवर दे प्रोक्योर पर्टिकुलर क्रॉप, बिल्कुल ठीक है. लाइक अगर आप इसको थोड़ा वैसे भी देखते हैं ना तो अगर ये इन जनरल टर्म में ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सूट करता है एमएसपी को. और एमएसपी की डेफिनेशन उसके वर्ड से ही पूरी हो जाती है. लाइक आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सो मिनिमम लेवल पे जो सपोर्ट प्राइस आपका गवर्नमेंट अलाउ कर रही है फार्मर्स के लिए. दूसरा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको मैंडेट करता है, बिल्कुल ठीक है.
दिया नहीं गया, यहाँ पे लिखा मैंडेट कर रहा है ना। आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला कि मैंडेट कर रहा है। ओके, सो मैंडेट करता है, वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कितना देना चाहिए। एमएसपी को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एमएसपी बेसिकली एक मिनिमम प्राइस है जो क्रॉप के लिए दिया जाता है। ओके, और ये एक तरीके से एक सपोर्ट होता है जो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, कि इतने प्राइस पे तो दिया ही जाएगा। दूसरा, आप इसको समझ लीजिए कि जो एमएसपी बताता कौन है कि कितना एमएसपी प्रोवाइड करवाना है फार्मर्स को। ओके, सो जो सीएसीपी है, जो हमने पीछे भी देखा था, ये बेसिकली आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही अटैच्ड ऑफिस है, और ये एडवाइजरी नेचर का है। इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है। ओके, और कुछ मैंडेटेड क्रॉप्स हैं। टोटल आपकी 22 क्रॉप्स को एमएसपी दिया जाता है, जिसमें से 14 आपकी खरीफ हैं, 6 आपकी राबी हैं, और 2 आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ओके, सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके की बॉडी, इस तरीके की ये क्रॉप्स हो गई आपके लिए। एमएसपी वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। एमएसपी फिर हम देखेंगे कि जो सीएसीपी है, ये आपका 3 तरीके से प्रोडक्शन प्रोजेक्ट 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एवरी क्रॉप। 2-3 तरीके का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पहला आता है आपका A2, जहाँ पे आपके जितने भी कॉस्ट एक फार्मर का लग रहा है एक क्रॉप को करने में, ओके, अपनी फसल को उगाने में, तो जितना भी कैश होगा सीड में, फर्टिलाइजर में, पेस्टिसाइड में, लेबर, ओके, लैंड, फ्यूल, सब आपका उसमें ऐड किया जाएगा, वो होगा आपका A2। देन वी हैव A2 प्लस FL। A2 प्लस FL में क्या होगा कि जो आपका अनपेड फैमिली लेबर भी होगा। सो मान लीजिए आपका फैमिली में 5 लोग हैं। ओके, और उस 5 तो 5 लोग हैं, तो 5 अगर आपके 5 में से आपके 4 भी आपके उसमें काम कर रहे हैं खेत में। ओके, सो उनको ऑब्वियसली फैमिली हैं तो पे तो नहीं करेंगे, तो जो अनपेड लेबर होगा उसको भी इसमें ऐड किया जाता है, तो A2 प्लस FL। तीसरा है आपका C2। C2 में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे आपका मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट फैक्टर इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फोरगॉन ऑन ओन लैंड एंड फिक्स कैपिटल एसेट। मतलब A2 प्लस FL तो आपका होगा ही होगा। ओके, बट C2 में क्या होगा कि अगर वो फार्मर उस लैंड पे क्रॉप उगाने की जगह कुछ और चीज़ में उसका यूज़ करता, तो वो जो उसकी कॉस्ट उसकी वहाँ पे उसको मिलती, ओके, वो भी आपका इसमें ऐड किया जाता है। सो मान लीजिए अगर वो वहाँ पे अपनी खेती ना करके कोई किसी लीज पे दे देता, या फिर वो कुछ वहाँ पे कुछ बनवा देता, या फिर वो कुछ कर देता वहाँ पे अदर देन फार्मिंग, तो जो उसकी कॉस्ट वहाँ पे उसको मिलती, ओके, तो वो आपका यहाँ पे ऐड होता है। ठीक, यहाँ पे फिर आपका इतना ही आपका एमएसपी में होता है। आई गेस आपका एमएसपी काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, वैसे एमएसपी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, बट ये टाइप आपके इंपॉर्टेंट है। ये आपने तब भी देखा होगा जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वो इन्हीं मेथड से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन था कि किसको अलाउ करना चाहिए। फार्मर्स बोल रहे थे ये वाला मेथड आप यूज़ करो एमएसपी प्रोवाइड करने में, या इसको यूज़ करो। सो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आसियान नेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कंबोडिया, एंड द लास्ट वन इज मलेशिया। एंड योर ऑप्शंस आर ABCD, ABDC, BDAC, BDCA। सो आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने हैं, आसियान कंट्रीज हैं ये। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका A, विच मीन्स ABCD। सो एक एक करके देखते हैं। सो आपका ऑप्शन था म्यांमार, सो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे म्यांमार। सो A आपका ये रहा। ओके, देन वी हैव थाईलैंड एंड कंबोडिया एंड मलेशिया। ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको ये रहा आपका थाईलैंड, ओके, नंबर 2, देन हियर इज कंबोडिया, और ये रहा आपका मलेशिया। ठीक, सो आपका ABCD। आसियान कंट्रीज आपका अभी आसियान समिट हमने पिछली बार में डिस्कस किया था, सो आपके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काफ़ी। जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हैं। वैसे भी ये लोकेशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंडोनेशिया आपका ये पूरा इधर तक फैला हुआ है। सो आप अगर मान के चले कि इंडोनेशिया इतना है, तो नहीं, ये पूरा आपका इधर तक जा रखा है, तो इंडोनेशिया का रेंज काफ़ी बड़ा है इस तरीके से, लाइक नॉट इधर तक पूरा, बट रेंज बड़ा है। ओके, सो इस तरीके से कंट्रीज काफ़ी फैली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द 4th एंग्लो-मैसूर वॉर। In 1798, Arthur Wellesley, an imperialist to court, succeeded Sir John Shore as new Governor General. In 1796, when Hindu ruler of Vodaya dynasty died, Tipu declared himself as Sultan and decided to avenge his humiliating defeat in previous war. And your options are A only, B only, both या none. लास्ट सेक्शन में आपका असाइनमेंट था 4th एंग्लो मैसूर वॉर।
सो आई गेस आपको ये काफ़ी हद तक क्लियर होगा ये क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा आपका बोथ, सॉरी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना, सो आपका आंसर होगा इसमें नन, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलते हैं, बेसिकली देखिए इसमें बोला क्या गया था कि आपको फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट बतानी थी रिलेटेड। सो आपका 1798 में आर्थर जो आपके वेलेस्ले थे ये आपके गवर्नर जनरल बने थे, इन्होंने जॉन शोर को सक्सीड किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, सक्सीडेड जॉन शोर। ओके, और फिर उसके बाद आपका दूसरा था 1796। सो 1796 में क्या हुआ था कि जो वोडिया डायनेस्टी थी, आपने पढ़ा भी होगा जब हम मैसूर की हिस्ट्री पढ़े थे, तो वोडिया डायनेस्टी थी। तो जब उसके जो हिंदू रूलर थे वो मरे, तो उसके बाद टीपू सुल्तान ने क्या करा, खुद को डिक्लेयर करा, ओके, एज अ सुल्तान डिक्लेयर करा। और जो पहले के आपके वॉर हुए थे, ओके, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, सो उसमें जितने भी आपका ह्यूमिलेशन थी उनका रिवेंज लेने का उन्होंने डिसाइड किया। सो इसलिए आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर में आपको देखने को मिलता है। सो आप एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। सो आपका जो ये पीरियड था जहाँ पे 1792 से 99 के बीच का पीरियड, तो आपको देखने को मिलता है वॉर के आपके टेंशन स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रिटी ऑफ श्रृंगेरीपट्टनम में जो आपका जितने भी कंडीशंस है टीपू सुल्तान ने उसे फुलफिल करा। आपने आपको पता था, पढ़ा था हमने उसमें कि अपने 3 बेटों को आई गेस उन्होंने ब्रिटिशर्स के पास रखा था, ओके, फिर वो उनको भी वापस ला गए थे। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ कि 1796 में उन्होंने खुद को सुल्तान डिक्लेयर करा, और 1798 में आपको देखने को मिल रहा है कि वेलेस्ले आपके गवर्नर जनरल बन चुके हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से इम्पेरियलिस्ट अप्रोच के साथ आए हैं। ओके, फिर उसके बाद आप हम ये भी देखते हैं कि जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच जो फ्रांस के साथ उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे होने लग जाते हैं, और जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। सो इसलिए क्या हुआ कि अब जो टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आपके प्लॉट करने लग गए, क्योंकि उनको फ्रेंच का भी सपोर्ट, फ्रांस का सपोर्ट तो मिल ही रहा था। और इस तरीके से आपका आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका स्टार्ट होगा 1799 में वॉर स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपका जो टीपू सुल्तान की डिफीट हो जाती है, मतलब टीपू सुल्तान ऑब्वियसली हार जाते हैं। और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है कि जो मराठा और निज़ाम थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी, क्योंकि मराठास को प्रॉमिस किया गया था कि उनको टीपू सुल्तान की टेरिटरी दी जाएगी, और ब्रिटिशर ने हेल्प इसलिए करी थी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो सब्सिडी अलायंस है वो आपका साइन कर रखा था ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, आपको पता था कि ब्रिटिशर्स की अलग अलग पॉलिसीज़ थी कैप्चर करने की स्टेट्स को, प्रोविंसेस को। सो जिसमें से एक आपकी सब्सिडी अलायंस थी। ओके, टीपू सुल्तान वॉर में टीपू सुल्तान डाइड इन द वॉर। ओके, और उसके बाद आपका जितने भी राजा थे, अब जो राजा बनेंगे ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को चूज़ करके रखेंगे। ओके, और अब क्या देखने को मिल रहा है हमको कि अब यहाँ पे आपका वॉर ख़त्म हो चुका है। और वॉर ख़त्म कैसे होगा, आपका जो प्रॉमिस करा गया था मराठास को, तो उनको कुछ टेरिटरी दी गई, बट बाद में रिफ्यूज़ कर दिया गया। ओके, निज़ाम्स को कुछ दिया गया। ओके, सो इस तरीके से आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अब आपके लिए दूसरा आज का असाइनमेंट ही हो जाता है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सब्सिडी अलायंस के बारे में अलग अलग पॉलिसीज़ पढ़ी थी हमने। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ा था, सब्सिडी अलायंस पढ़ा था, तो आपको बताना है सब्सिडी अलायंस के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, आपको बताना है इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर है। पहला है आर्टेमिस अकॉर्ड, दूसरा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा है डिजिटल नेशन, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे बी, विच मीन्स आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। ओके, अगेन इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज। सो आपका फ्रांस और कनाडा के साथ आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिलता है। आर्टेमिस अकॉर्ड में इंडिया नहीं है, आई गेस डिजिटल नेशन में भी इंडिया आई गेस नहीं है, अब एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटलांटिक चार्टर वॉज रिलेटेड टू, आपको बताना किस चीज़ से रिलेट करता है। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नन ऑफ द अबव। सो आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। सो इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेट करता है। बेसिकली ये पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड है उसके विजन को देखने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन इशू किया गया था यूएसए और ब्रिटेन ने मिलकर। ओके, सो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी डिटेल्स आप एक बार इसको यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन ओलिविया आर इज रिलेटेड टू, पहला है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, तीसरा है नासा, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। किससे रिलेट करता है? सो इसका आंसर होगा आपका डी, क्योंकि आपका इन समय से तो ऑप्शन में तो कोई नहीं है। बेसिकली आपका ऑलिव रिडेड टर्टल हैं उनसे रिलेट करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल एक आपका ऑपरेशन चलाते हैं, 1980 से चलाते आ रहे हैं, जहाँ पे ये ऑलिव रिडेड टर्टल्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको मॉनिटर करेंगे वहाँ पे।
तो ऑलिव रिडली टर्टल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके वार्म वाटर्स में मिलते हैं, पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन में, ओके। और उड़ीसा की जो गहीर माथा मरीन सेंचुरी है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स। इनका जो आपका प्रोटेक्शन स्टेटस है IUCN की लिस्ट में आपका वनरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में लिस्ट है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए आप, ये होते हैं ऑलिव रिडली टर्टल। ये आपके आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, ओके। कार्निवोरस होते हैं और ये कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक आपका माइग्रेट करेंगे फीड मीट करने के लिए, ओके। फीडिंग एंड मीटिंग ग्राउंड इनके बहुत दूर होते हैं। आपने अरीबाडा सुना होगा, वो इनका मास नेस्टिंग ग्राउंड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिहिंग पटकाई इज अ नेशनल पार्क इन, पहला है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश एंड द लास्ट वन इज मणिपुर। ये ना आपने न्यूज़ में से पढ़ा होगा। इसका आंसर होगा आपका ए, असम। असम का 7th नेशनल पार्क है ये, ओके। और यहाँ पे आपके 47 स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं रेप्टाइल्स मैमल के, और बाकी नॉन नेशनल पार्क्स के नाम दे रखे हैं असम के, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा, अच्छे से स्कोर किया होगा, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करें। कोई क्वेरी हो तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, असाइनमेंट पूरे करें। थैंक यू सो मच।